सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज सबसे पहले एक और होप करूँगा, आज के लास्ट लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट आया था फिल्म स्टाइल वाला, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसको आपने इंजॉय भी किया होगा। और जिस तरीके से तिशानी दोषी जो है वो यात्रा पे गई हैं अंटार्कटिका की, उस यात्रा को भी आपने महसूस किया होगा कि कहाँ उनके मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं, कब वो संस्कृति के बारे में विचार कर रही है, कब वो इतिहास के बारे में विचार कर रही है, कब वह पर्यावरण के बारे में विचार कर रही है, कब आप जैसे विद्यार्थियों के बारे में विचार कर रही है कि यही हमारी भावी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, यही पीढ़ी आगे आकर के नीतियों का निर्माण करेगी और कैसे आप लोग ही आगे जाकर के इस धरती की, पृथ्वी की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलेंगे। तो उनकी जो उम्मीद है, मैं भी ये चाहूँगा कि आप उनकी उम्मीद पर खरे उतरे और ज़रूर 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 आप एक डिफरेंस क्रिएट करें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में और अपने पर्यावरण का अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन के बारे में। आज हम इसका वर्णन देखेंगे, विवरण देखेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी कोई कहानीकार अपनी कहानी सुना रहा है, अपने मन के भाव भी बता रहा है और सामने जो दृश्य है वो भी बता रहा है, हमेशा उसके कंधे के पीछे खड़े रहो और देखते रहो उसके साथ साथ। वो दाएं देखे आप भी दाएं देखो, बाएं देखे आप भी बाएं देखो, उसकी नज़रों से सब कुछ देखते रहो। तो आपको चैप्टर की जो डिटेल्स है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे और ऐसा लगेगा कि वह जो यात्रा वृतांत है, आप उस यात्रा पर उस यात्री के साथ में थे और आपने खुद ने सारी चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। और जब हम एक बार इन चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं, याद नहीं करना पड़ता। बच्चे ज़्यादातर परेशान होते हैं, सर क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। क्यों याद करना, मैं तो तिशानी दोषी के साथ में घूम करके आया हूँ अंटार्कटिका अपने विचारों में कि भैया अच्छा यहाँ ये है, ओके, अच्छा यहाँ ये है, ठीक है, अच्छा यहाँ ये है, ओके, चलो ठीक है, सब पता चल गया कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है लेकिन मेरी कल्पनाओं में। तो उसी तरीके से आप भी इसको समझ सकते हैं इस चैप्टर को, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चैप्टर की। ठीक है, अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में, I found myself aboard a Russian vessel, research vessel, the academic Shokalsky। तो यहाँ पर जो हमारी तोशी है वो कहती है कि भाई मैंने अपने आप को पाया अबॉर्ड करते हुए, यानी कि अपने आप को प्रवेश करते हुए या जहाज पर पाया, जो एक रशियन रिसर्च वेसल था, जहाज था, द एकेडमिक शोकाल्स्की, यानी जिसका नाम था, जहाज का नाम क्या था, अकादमिक शोकाल्स्की था। हेडिंग, जो आगे बढ़ रहा था, टूवर्ड्स, किस दिशा में आगे बढ़ रहा था, कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा ठंडे, ड्राइएस्ट, सबसे ज्यादा सूखे, विंडिएस्ट, सबसे ज्यादा तेज हवाओं वाले, कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप की ओर आगे बढ़ते हुए मैंने अपने आप को पाया वर्ष की शुरुआत में। इन द वर्ल्ड, जो पूरे संसार में सबसे ज्यादा ठंडा है, सबसे ज्यादा सूखा है, सबसे ज्यादा तेज हवाओं वाला महाद्वीप है इस संसार का, उसका नाम है अंटार्कटिका। यानी कि ये जो रशियन वेसल है ये कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है भैया अंटार्कटिका, और वे इस यात्रा पर निकल चुकी हैं। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ। तो मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है, वो मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, वो 13.09 डिग्री नॉर्थ की तरफ से शुरू हुई थी। किसके नॉर्थ, इक्वेटर से, यानी भूमध्य रेखा से नॉर्थ, नॉर्थ यानी ऊपरी दिशा अपन जिसको बोलते हैं, ऊपर वाली साइड, इंडिया की ऊपर वाली साइड की तरफ से शुरू हुई थी। इन मद्रास, मद्रास के अंदर, एंड इन्वॉल्व्ड, और उसमें शामिल था, उस यात्रा में क्या क्या शामिल था, क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, यानी कि हर देश का अपना एक टाइम जोन होता है जिसे स्टैंडर्ड टाइम जोन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, जैसे जैसे आप अलग अलग भाग में जाते हैं पृथ्वी के, वैसे वैसे वहाँ का टाइम जोन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है, ये 9 टाइम जोन पार करके गई हैं, 6 चेक पॉइंट्स, 6 सीमा के जो क्षेत्र हैं उन्हें पार करती हुई गई है, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि 3 समुद्रों की बॉडी, यानी 3 सागरों को पार करती हुई गई है, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और कई सारे पर्यावरणीय क्षेत्रों को वह वहां से पार करती हुई गई है। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जैसे ही, यानी कि उस समय तक, जैसे ही उस समय पर मैंने अपना पहला कदम रखा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स,
उस समय पर मैं लगभग 100 घंटों से यात्रा कर रही थी। और वो 100 घंटों की यात्रा किस किस को मिला करके थी? तो कॉम्बिनेशन था उस यात्रा में, यानी संयुक्त रूप से, जिसमें मैंने एक कार में भी यात्रा की, एक एरोप्लेन में भी यात्रा की और एक शिप की भी यात्रा की। सो माय फर्स्ट इमोशन, तो मेरा पहला जो भाव आया, यानी कि आप एक ऐसे देश के ऐसे क्षेत्र से रहने वाले हैं जहां सूर्य बहुत ही प्रचंड मात्रा में चमकता हो, और उसके बाद आप अपनी एक यात्रा प्रारंभ करें रशियन वेसल में, जिसमें आप कई सारे पारिस्थितिकी तंत्रों से, चेक पॉइंट से, टाइम जोन से गुजरते हुए जा रहे हो, तो उस समय के भाव। और आपकी ये जो यात्रा है, इस यात्रा में आपने कार की भी यात्रा की है, आपने जहाज की भी यात्रा की है, आपने एरोप्लेन की भी यात्रा की है, सारी यात्राओं को मिला करके 100 घंटे आप यात्रा कर चुके हैं। और उसके बाद पहली बार आप दुनिया के अद्भुत महाद्वीप पर जाकर के अपना सबसे पहला कदम वहां रखते हैं, अपने सबसे पहला स्टेप वहां पर रखते हैं। सोचकर देखिए आपके भाव कैसे होंगे, आपके मन में किस प्रकार के विचार होंगे। ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, और मैं फेस कर रही थी, मैं सामना कर रही थी, मेरे सामने दिखाई दे रहा था अंटार्कटिका का विस्तृत, बहुत दूर तक फैला हुआ सफेद रंग का पूरा भूभाग, है ना। तो वह भूभाग वहां पर दिखाई दे रहा था। एंड और अनइंटरप्टेड का मतलब है कि जहां तक नजर जा रही है सफेद रंग की चादर बिछी हुई है, बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे बाधा उत्पन्न हो कि यार जहां तक नजर जा रही है वहां तक नहीं दिख रहा है, देखो बीच में पहाड़ आ गया, या ये देखो बीच में मकान आ गया, या ये देखो बीच में पेड़ आ गया, पौधा आ गया, तो पूरा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे। जहां तक नजर जाए वहां तक सफेद रंग की चादर बर्फ की बिछी हुई है। ब्लू हॉरिजन, और उसका ब्लू कलर का हॉरिजन यानी कि क्षितिज दिखाई दे रहा था। क्षितिज कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मान लीजिए ये एक रेखा है, यहां तक आपको जमीन दिखाई दे रही है और यहां पर आपको आसमान दिखाई दे रहा है ना। वैसे आसमान बहुत ही गंदा ड्रॉ किया है मैंने, लेकिन ये जो रेखा है जो जमीन और आसमान को मिला रही है, इसी को हम लोग हॉरिजन कहते हैं या क्षितिज कहते हैं। वॉज रिलीफ, यानी कि उसको देखने में बड़ी राहत महसूस हो रही थी। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और जैसे ही थोड़ी सी मुझे राहत महसूस हुई, इसके पीछे पीछे फॉलो अप यानी कि और विचार उसके पीछे से आया इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से, और बहुत ही गहरा आश्चर्य मुझे महसूस हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, यानी कि कितनी विशाल है ये जमीन, ये वाइट लैंडस्केप कितना विशाल है, जहां तक नजर जा रही है वहां तक दिखाई दे रहा है। तो उस प्रोफाउंड यानी कि गहरे भाव को मैंने वहां पर महसूस किया, उसकी विशालता को देख करके। इट्स आइसोलेशन, इसका एकांत होना, किसी तरह का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बीच में कोई मानवीय गतिविधि नहीं चल रही जिससे कुछ भंग हो आपकी शांति। एकांत और बिल्कुल अलग थलग सा पड़ा हुआ ये एक सुंदर सा महाद्वीप है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। लेकिन मुख्य तौर पर मेरे दिमाग में एक ही विचार चल रहा था। वो विचार क्या है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक समय था जब भारत और अंटार्कटिका दोनों ही एक ही भूखंड के हिस्से थे। तो भैया गोंडवाना लैंड और ये सब हमने कल वाले लेक्चर में तो देखा ही है, आगे बता दूंगा, ठीक है। जब गोंडवाना का जिक्र आएगा तो मैं थोड़ा सा उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ओके। तो ये दोनों एक समय में एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करते थे। उसके बाद में जो हमारी भूगर्भ में जो प्लेट्स होती हैं उनमें हलचल हुई, हलचल होने की वजह से ये टूटा, बड़ा सा लैंडमास जो था, जमीन का टुकड़ा तो जो था वो टूट करके जो साउथ पोल पर बैठा हुआ था वो तो साउथ पोल पर ही रहा, और इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ आगे भागने लगा। और जैसे ही नॉर्थ की तरफ उत्तरी दिशा में आगे भागा, आगे उसे फिर से एक भूखंड मिला। ये जाकर के उस भूखंड से जो पहले से स्थिर था उससे जाकर के टकरा गया। जैसे ही टकराया, टकराने के बाद रुका नहीं, आगे और दबाव मारता गया, जिसकी वजह से जो भूखंड है उसकी परत दर परत चढ़ती गई और सबसे जवान पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं
हिमालयाज, ठीक है। तो हिमालयों का वहां पर निर्माण हुआ। तो हिमालय में जो आप देखते हैं कि 3 जो आपको पंक्तियां दिखाई देती है वो इसीलिए है क्योंकि जमीन आगे पुश कर रही थी। जैसे जैसे प्रेशर कम हुआ तो ऊपर वाली, आगे वाली सबसे ज्यादा बड़ी चोटी, उसके बाद वाली थोड़ी छोटी, उसके बाद वाली थोड़ी और छोटी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिमालय का निर्माण हुआ। ये देखो, ये गोंडवाना लैंड है, ये लारेशिया है, इन दोनों के बीच में 33 सागर हुआ करता था। ये यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यहाँ से ये टूट करके ऊपर की ओर जाकर के टकराया था। 650 मिलियंस यानी कि 650 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख वर्ष। तो 10 लाख को अगर मैं 650 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितने वर्ष हो गए भैया? गिन करके फटाफट मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर ये तो टोटल इतने साल हो रहे हैं सालों में। तो ठीक है, मिलियन मत बताना मेरे को, लाख करोड़ में वैसे बताना। Years ago, इतने साल पहले की बात है, a giant amalgamated southern supercontinent यानी कि एक बहुत ही जायंट सा, बहुत ही विशाल विस्तृत सा, बहुत ही बड़ा सा एक संयुक्त रूप से बना हुआ दक्षिणी क्षेत्र में एक सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो कि वास्तविकता में अस्तित्व में था। ऐसा नहीं है कि हमने देखा नहीं तो हम क्यों माने, हमने तो नहीं देखा, हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से मैप बना है तब से तो ये ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, पहले वास्तविकता में ऐसा एक गोंडवाना नाम का लैंड हुआ करता था। जो भूवैज्ञानिक है वो हमें बताते हैं सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जो केंद्रित था या स्थित था लगभग उसी जगह पर जहां पर वर्तमान समय में अंटार्कटिका जो है वह स्थित है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और चीजें उस समय थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी भिन्न थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, यानी कि मनुष्य या मानव प्रजाति जो है वो अभी तक ग्लोबल यानी हमारी ग्लोब जो है, हमारी पृथ्वी जो है उसके दृश्य में अभी तक नहीं आए थे। यानी कि अभी तक मानवों का, जिन्हें हम कहते हैं स्तनधारी, स्तनधारियों का युग या समय अभी तक नहीं आया था। उस समय की बात हो रही है जब डायनासोर, मैमथ्स ये सब हुआ करते थे, ठीक है। एंड द क्लाइमेट, और जलवायु जो थी वॉज मच वार्मर, वो और ज्यादा गर्म थी, यानी अभी की तुलना में, अभी की तुलना से ज्यादा गर्म हुआ करती थी। होस्टिंग, जो कि शरण दे रही थी, अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, जो कि बड़ी तादाद में, फ्लोरा और फ्योना का मतलब होता है जीव जगत और वनस्पति जगत, यानी कि जीव जगत में आपके पशु पक्षी इत्यादि आ जाते हैं और वनस्पति जगत में आपके पेड़ पौधे इत्यादि आ जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए ही पृथ्वी जो है वह एक मेजबान का काम कर रही थी कि इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, लगभग 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना थ्राइव्ड। गोंडवाना जो लैंड है बहुत फला फूला, बहुत पनपा, बहुत मस्ती से सारे जीव रहे, कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि इंसान नहीं थे वहां पे। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन लगभग उस समय जब डायनासोर्स पूरी तरीके से गायब हो गए पृथ्वी से, द एज ऑफ मैमल्स यानी कि स्तनधारी, हम लोग, हमारा युग शुरू हुआ, गॉट अंडर वे, तभी चीजें अलग तरीके से प्रारंभ हुई। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, लैंड मास जो है वो भूगर्भिक क्रियाओं की वजह से फोर्स उसको महसूस हुआ, जिसकी वजह से वो लैंड मास छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज में, टुकड़ों में बट गया। शेपिंग द ग्लोब, और उसने ग्लोब यानी कि हमारा जो मानचित्र है उसे ऐसा आकार दिया, ऐसा शेप दिया, मच एज वी नो इट टुडे, जैसा कि आज हम उसे जानते हैं। यानी आज जो हम देख रहे हैं मानचित्र पर कि भारत का ये लैंडमास यहाँ पर है, ये साउथ अफ्रीका है, ये यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आपका ये एशिया बना हुआ है, यहाँ पे यूरोप है, ये सारा का सारा लैंडमार्क जो है ये इस समय में बना है, जब बहुत साल पहले से 500 मिलियन बाद में चीज़ें बदलने लगी, तब ये सारी चीज़ें बनी थी और लैंडमास वैसा दिखने लगा जैसा आज हम इसे जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अंटार्कटिका को विजिट करना या अंटार्कटिका को देखने जाना अब एक इतिहास का विषय हो गया है। यानी कि अगर हम अपने पुराने वाले ज़मीन को जानना चाहते हैं, मतलब इंडिया और गोंडवाना एक ही लैंडमास थे, अंटार्कटिका और इंडिया गोंडवाना के टाइम में सेम थे, अब क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए।
अब इंडिया तो इधर आ गया, हर जगह खुदाई करके, हर जगह तेल निकाल के, हर जगह वनस्पति काट के इंडिया का जो लैंड मास था उसका तो हमने सत्यानाश कर दिया। टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, थोड़े से अपने आप से तो ऑनेस्ट हो जाते हैं, खुद से तो कम से कम ईमानदारी रखें, दूसरों से कर लेंगे बेईमानी, खुद से ईमानदार हो जाना ठीक है। अब क्या हुआ कि आप अगर वास्तविकता में जानना चाहते हैं कि इंडिया का लैंड मास उस समय में कैसा हुआ करता था, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, अंटार्कटिका वाली जगह पे जाना पड़ेगा। और उस जगह पर जब आप खोजबीन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी जमीन वास्तविकता में कैसी थी, कितनी उपजाऊ थी और कैसे वो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को जन्म देती थी। ठीक है, थोड़ी सी लिबर्टी है ना, इतना लिखा हुआ नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से बता दिया क्योंकि ये वास्तविकता है। ठीक है, तो नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, ये अब उस इतिहास का अंग है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। तो इस पर अगर हम एक नजर डालना चाहें और नजर डाल करके हम पता लगाना चाहें कि हम लोग वास्तविकता में कहां से आए हैं और कहां संभावित रूप से हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो पहले जमीन कैसी थी, अब जमीन कैसी है, इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई पहले हम इस स्थिति में थे, इतना नाश हम कर चुके, अब आगे हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा या हमारे लैंड का, हमारी भूमि का भविष्य कैसा होगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। और इस चीज को समझने के लिए, इट्स टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए, द सिग्निफिकेंस के महत्व क्या है कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स का, यानी कि समानांतर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका, चट्टानों की परतों से बने हुए, प्री कैम्ब्रियन यानी कि प्रारंभिक युग में जो बने थे, ग्रेनाइट शील्ड्स, ग्रेनाइट के जो कवच बने हुए थे उनका क्या अर्थ है, उनका क्या महत्व है, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन जो हमारी लेयर है, गैस है, उसका क्या महत्व है, कार्बन का क्या महत्व है, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन यानी कि कैसे हमारा विकास हुआ और कैसे हम लुप्त प्राय होने की, समाप्त होने की, खत्म होने की, गायब होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। अगर इन सारी चीजों को अगर आप जानना चाहते हो, अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू गो। तो आपको एक ही जगह जाना चाहिए जहां से आपको सही जानकारी मिलेगी, वो है अंटार्कटिका, कि हम कहां से आए हैं, हमारी प्रारंभिक युग के अंदर कैसी चट्टानों की परतें थी, आज कैसी हैं, समानांतर जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका क्या महत्व है, उनका निर्माण कैसे हुआ, कार्बन का और ओजोन का क्या महत्व है हमारे लिए, साथ ही साथ कैसे हमारा विकास हुआ, उद्विकास का मतलब होता है विकास होना, कैसे हम डेवलप हुए और कैसे हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कैसे हम विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि उस समय में भी जो डायनासोर वगैरह रहते होंगे उनको भी लगता होगा कि यार हम कहाँ जाने वाले हैं, हम तो इतने बड़े बड़े ताकतवर जीव हैं, इस पृथ्वी पर तो हम ही हमेशा राज करेंगे, वही निमट गए, तो अपन तो इंसान है, ताकत के मामले में उनसे तो थोड़े कम ही हैं। हाँ, बुद्धि के मामले में हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा हो, लेकिन कार्य जो हैं, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य, उनको देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ है बाकी, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ है। When you think about all that can happen in a million year, it can get pretty mind boggling। तो जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो कि भाई क्या कुछ हो सकता है 1 मिलियन ईयर्स में, यानी कि 10 लाख के समय में, 10 लाख वर्ष के समय में क्या कुछ हो सकता है, इट कैन गेट ए प्रीटी माइंड बोलिंग। तो ये दिमाग को हिला देने वाला होता है। ऐसी चीज़ों को आप देखते हैं, ऐसी चीज़ों की आप कल्पना करते हैं जिस पर हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा दिल विश्वास नहीं करता है, माइंड बॉगलिंग हो जाता है सारी चीज़ें। इमेजिन, कल्पना करके देखिए, इंडिया पुशिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इंडिया जो है ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी पर ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, यहाँ पर भी एक लैंड है और इन दोनों के बीच में ये है भैया 33 सागर। अब अचानक से यहाँ पर कुछ परतें टूटने लगी और टूट करके ये वाला जो टुकड़ा है ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा नॉर्थ की तरफ। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। साउथ पोल पर ये टुकड़ा अंटार्कटिका का है, ये तो यहाँ का यहीं रह गया। ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा टूट करके आगे नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, इमेजिन कीजिए इंडिया पुशिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल, और आगे जाकर के ये एशिया वाली जो जमीन आई इससे जाकर के टकराया और टकरा करके उस पर जाम हो गया, रुक गया, लेकिन फिर भी प्रेशर मार रहा है। बकल
इट्स क्रस्ट, और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो कोलिजन हुआ, यहाँ पर ये जो टकराव हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के फोल्ड्स बनने लगे। इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और उसी तरीके से यहाँ पर आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जा रहा है नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए, उधर की तरफ आगे बढ़ता हुआ। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, यानी कि ड्रेक पैसेज जो है, दर्रा जो है उसे खोलता हुआ। टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर, यानी कि एक ठंडा परिध्रुवीय जो करंट है, धारा या प्रवाह जो है, उसका निर्माण कर रहा है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिगिड, जिसकी वजह से अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा जमा हुआ सा स्थान बनकर रह गया। डिसोलेट, बिल्कुल निर्जन या उजाड़, कोई जीव नहीं, कोई वनस्पति नहीं, कुछ नहीं, बर्फ ही बर्फ, बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के सबसे निचले हिस्से में, संसार के सबसे निचले हिस्से में बना हुआ है, यानी कि साउथ पोल पर बना हुआ है। वहीं पर उसने अपनी स्थिति को रोक रखा है, संभाल रखा है, जैसे तैसे इंसानों से दूर। ठीक है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब यहां पर वो खुद की बात कर रही है कि सूर्य की पूजा करने वाले हमारे जैसे लोग, जहां पर सूर्य बहुत ज्यादा दिखाई देता है, साउथ इंडियन मेरे जैसे, 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इन अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। तो यहां पर क्या है कि भाई 2 हफ्ते एक ऐसे जगह पर रहना जहां पूरी दुनिया में जितनी टोटल आइस का ढेर है, यानी कि आइस की मात्रा है, उसमें से 90% कहां पर है, तो 90% है अंटार्कटिका के अंदर। ऐसी जगह पर मैं खड़ी हूं। इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, ये भयावह है या एकदम से ठंडा कर देने वाला, कहते हैं ना रोंगटे खड़े कर देने वाला एक विचार है, संभावना है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, यानी कि मेरा जो रक्त का जो परिसंचरण हो रहा है शरीर में, केवल उसके लिए नहीं, मेटाबॉलिक फंक्शंस, बल्कि गतिविधियों के लिए भी, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, और साथ ही साथ इमेजिनेशन के लिए भी, यानी कि ये मुझे जमा दे रहा है, ना केवल मेरे शरीर को बल्कि मेरे विचारों को भी। इतना ठंडा स्थान ये है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू जायंट पिंग पोंग बॉल, यानी कि टेनिस की बॉल होती है ना, बहुत ही ऐसी सॉफ्ट होती है, आप ऐसे दबाओगे ना थोड़ा सा भी दम लगा करके तो दब जाएगी। तो जहां पर जमीन पर पैर रखते ही खट करके क्या हो, बर्फ में धंस जाए, तो ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पिंग पोंग एक बहुत बड़ी सी जायंट सी विशाल सी पिंग पोंग बॉल है, उस पर मैं चल रही हूं। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और किसी भी प्रकार के मानवों के चिन्ह यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये स्थान अभी तक भी मानव बाधा रहित है। मानव रहित तो है ही, लेकिन मानव बाधा रहित भी है कि मानवों ने आकर के यहां अभी तक सत्यानाश नहीं किया है। ठीक है, तो वो चिन्ह कौन से हैं? नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहे। नो बिलबोर्ड्स, विज्ञापन के जो बोर्ड लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, वो दिखाई नहीं दे रहे। बिल्डिंग्स, किसी भी प्रकार की इमारतें दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि पूरा जहां तक नजर जाए वहां तक व्हाइट लैंडस्केप ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस, आप सभी जो सेंसेस हैं अर्थ वाली, यानी पृथ्वी के होने के भाव जो हैं, उन्हें आप पूरी तरीके से खो देते हैं। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पृथ्वी पर, आपको लगता है किसी और ग्रह पर आ गए। ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यानी कि गहराई और दूरी, आपके विचारों में कैसा टाइम है, कैसे स्थान पर आप हो, इन सब से संबंधित आप सारे विचारों को खो देते हैं। यानी कि सबसे अच्छी बात, दुनिया में सबसे प्यारा भाव विचार शून्य होना है। विचार शून्य हो जाते हैं, कितना भाई शरीर में कोई जान बची, ना दिमाग में कोई कल्पना आ रही है, कुछ नहीं, आप विचार शून्य होकर के केवल उस स्थान को देखते रहते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी कि आपकी जो विजुअल है, आपकी जो आंखों से दिखाई देने वाली चीजें हैं, स्केल से यानी पैमाना जो है वो रेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक रेंज करता है। पहली जगह कौन सी है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें जो माइक्रोस्कोप में देखी जाती है, और वो विशाल से विशाल चीजें जो आप वहां पर देख पा रहे हैं, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल चीजें आप यहां देख सकते हैं। मिडजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, छोटे छोटे मच्छरों से लेकर कीड़े मकोड़ों से लेकर के ब्लू वेल्स तक।
एंड आइस बॉक्स और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, एज बिग एज कंट्रीज, उतने बड़े जितना बड़ा एक देश होता है। सोचो बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा आपको दिखाई दे कि मैं कहूँ कि ये बर्फ का टुकड़ा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा था। अरे कितना बड़ा, बेल्जियम कितना बड़ा है, बस उतना ही बड़ा था। बेल्जियम एक कंट्री है, देश है, एक देश जितना बड़ा है। तो बेल्जियम के बराबर का यानी कि लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड किया गया है आज तक मानवों के द्वारा, वो साइज ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम देश की जो लंबाई चौड़ाई है उसके साइज का उतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा। आप सोचो, इमेजिन करके देखो कितना बड़ा दिख रहा होगा वो, जब सामने देखा होगा उतना ही बड़ा वो दिखाई देता है। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिन जो है वो निकलते रहे, चलते रहे। इन सररियल 24 आवर्स ऑस्ट्रेल समर लाइट, यानी कि सररियल बहुत ही विचित्र सा लग रहा था, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि दक्षिणी समर लाइट जो है यानी कि दक्षिण दिशा में दिखने वाली, वहां पर कभी रात नहीं होती, वहां पर हमेशा सूरज आपको दिखाई देगा ही देगा। तो वो कंडीशन होती है। तो उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, ऑस्ट्रियल लाइट कहा गया है, जो समर की है, गर्मियों की समय की है। एंड अबिक्विटस साइलेंस, और एक सर्वव्यापी चारों तरफ फैली हुई साइलेंस है, यानी कि शांति आपको महसूस होती है। तो हर समय तो आपको सूरज की रोशनी दिखाई देती रहती है, चारों तरफ बिल्कुल शांति बिखरी हुई है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांचे और कैल्विंग आइस शीट, जो शांति केवल इंटरप्ट होती है यानी कि बाधित होती है केवल तब जब ओकेजनल, कभी कभार ऐसी घटनाएं होती है जब कभी एवेलांचे होता है। एवेलांचे का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल नवजात बछड़े जैसा सफेद और बिल्कुल प्योर वाइट जो आइस शीट्स है वो कैल्व करती है, यानी कि पिघल करके गिरती है या कॉन्सेक्रेट करती है इस प्लेस को, और वही चीजें इस स्थान को और ज्यादा पवित्र और ज्यादा शुद्ध बना देती है। ठीक है, इट्स एंड immersion that will force you to place yourself in context of the earth's geological history। ये एक बहुत ही एक इमेंस है, यानी कि ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाते हैं, पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, पूरी तरह से अंतरात्मा से उसमें शामिल हो जाते हैं, जो आपको फोर्स करता है कि आप अपने आप को अर्थ की जगह रख करके देखें, यानी कि आप अर्थ के प्रसंग में अर्थ को मुख्य विषय बना करके, पृथ्वी को मुख्य विषय बना करके उसके बारे में विचार करें, सोचें, समझें कि अर्थ का यानी कि पृथ्वी का जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसी थी, यानी कि भूगर्भ विज्ञान संबंधी उसका इतिहास कैसा था। एंड फॉर ह्यूमंस, और इंसानों के लिए, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, यानी कि पूर्वानुमान लगाना अच्छी बात नहीं है। पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया, बैठे बैठे सोच रहे अरे यार ये कैसा होगा, अच्छा ये तो ऐसा होगा, बिना देखे ही पहले ही अनुमान लगा लिया कि ये चीज तो ऐसी होगी। तो पूर्वानुमान लगाना अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड। फ्लो में पता ही नहीं चला आधा चैप्टर कब हो गया। चलिए गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी नोट किए होंगे। तो अभी तक जितना लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, ताकि हम सभी के इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाएं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।